हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की क्षति चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 12 का मिड टर्म का हिंदी का पेपर बताऊंगा कि किस तरीके का आपका पेपर आएगा। 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको ओनली क्वेश्चन पेपर के बारे में बताऊंगा। तो इसमें टोटल 3 खंड होंगे आपके पेपर में, खंड का, खा और गा, ठीक है। टोटल 13 प्रश्न होंगे। खंड का में आपके आपतित बोर्ड से क्या है, गद्यांश दिया रखा जाएगा, ठीक है। आपको एक गद्यांश दे रखा है। भारत कला में लोक भी और शास्त्र भी है, ठीक है। तो इसको पढ़ के आपको क्या करना है, नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए कि गद्यांश के आधार पर भारतीय कला के विषय में उचित कथन क्या है, ठीक है। तो आपको इन चारों में से तीनों को पढ़ के जो आपको सही लगे वो आपको टिक लगाना है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही आंसर आपको बताना है। एक कथन में आपका लिखा है कि भारतीय कला के भीतर लोक और शास्त्र में विरोध बिल्कुल नहीं है। कारण बताया कि ये लोक शास्त्र की देन और राग के साथ घरों की भित्तियों पर विराजमान है। तो इसमें से जो आपको सही लगे आपको उस पर सही टिक लगाना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों, ये कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, उस पर टिक लगाना है, जो आपको पैसे से पढ़ के पता चलेगा। थर्ड, आपको लोक काव्य क्या है उसका आंसर देना है। फिफ्थ में आपको मध्यकालीन कला के विषय में क्या कहा जाता है और लेखक ने उसे सत्य ही क्यों माना है, ये बताना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, प्राचीन सभ्यता की किन किन कलात्मक विशेषता का उल्लेख लेखक करता है, अपने शब्दों में आपको लिखना है, ये भी 2 मार्क्स का है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि कैसे भारतीय कला लोक और शास्त्र का संगम है। उत्तर में उचित तर्क को देकर आपको इसका आंसर देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जो आपके क्या दे रखी है, कविता दे रखी है। इसको पढ़ के आपको क्या करना है, इनको आंसर देना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए आपकी कविता है, इसे पढ़ लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया है वो है आपका फर्स्ट कि कविता का केंद्रीय भाव निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। तो कौन से बिंदु हैं जिनसे क्या होता है, केंद्रीय भाव स्पष्ट होता है, जिसका आंसर देना है। सेकंड, वृद्धाएं अपने बच्चों के घरों में रहते हुए भी लोगों के आते ही बैठक से क्यों उठ जाती है। तो वे उनके घरों में होने के लिए क्षमा प्रार्थी है, या वे अपने बच्चों के बीच लड़ाई से शर्मिंदा होती है, या वे अपनी उपस्थिति के प्रति सजग संकोची है, या उनको छुप छुप कर रहना ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको इसमें जो सही आंसर लगे उस पर टिक लगाना है। इसके बाद थर्ड में पूछा है कि जब घर में कोई बुजुर्ग स्त्री हो तो खाना ज़्यादा अच्छा पकता है, कहने का इसका क्या मतलब है, ठीक है, जिसमें से एक टिक लगा देना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि कविता में पति पत्नी की लड़ाई का संदर्भ क्या है, ठीक है। फिफ्थ में पूछा गया कि किसी परिवार में वृद्ध स्थिति की उपस्थिति परिवार की नई पीढ़ी को कैसे प्रभावित करती है, काव्यांश से 2 बिंदु उठाकर लिखने। सिक्स्थ है कि घर की बोझिल और तनाव भरी स्थिति में वृद्ध कौन से विचार करते हैं, उस विचार के प्रभाव स्वरूप क्या होता है वो बताना, ठीक है। जो ये फिफ्थ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है दोनों में, ठीक है, कविता में भी और जो गद्यांश उसमें भी, ये आपके 2 मार्क्स के दे रखे। इसी बार खंड खा में आपके अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार से क्वेश्चन दे रखे हैं। और इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रेडियो और टेलीविजन दोनों एक रेखीय माध्यम होने पर भी दोनों में मूलभूत अंतर क्या है वो आपको बताना है 20 शब्द में, ठीक है। इसके बाद इस सेकंड क्वेश्चन है कि स्तंभ लेखन के स्वरूप पर प्रकाश डालिए कि स्तंभ लेखन क्या है, ये आपको 40 शब्द में आंसर देना है। इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। थर्ड आपसे पूछा है कि जनसंचार माध्यमों को समाचारों से अलग हटकर विविध क्षेत्रों या विषयों के बारे में भी जानकारी क्यों देनी पड़ती है, इसका आंसर देना है 40 शब्दों में। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि आपको इनमें से कोई 2 प्रश्न करने 60 शब्दों में, ठीक है, जो आपका ये क्या है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रेडियो के लिए समाचार लेखन की अच्छी कॉपी में कौन से गुण अनिवार्य है।
सेकंड आपका है कि फीचर लेखन की शैली समाचार लेखन की शैली से किस प्रकार से अलग होती है, इसकी पुष्टि कीजिए। 3 बिंदु आपको लिखने हैं। इसी बाद गा क्वेश्चन है कि अगर आप किसी बीट के पत्रकार बनना चाहते हैं तो उसके लिए किस प्रकार की विशेषताएं चाहिए, उसको आपको लिखना है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5वां है कि निम्न में से किसी एक विषय पर आपको 100 शब्दों में एक रचनात्मक लेख लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन से विषय ले रखे हैं। फर्स्ट है कि अगर विद्यालय की चारदीवारी ना हो तब। सेकंड, या आप लिख सकते हैं कि मेले में बिताया गया एक दिन। या गा, जंगल सफारी के दौरान अचानक हाथियों के झुंड से एकदम से घिर जाना। तो इस पर एक रचनात्मक लेख किसी भी एक टॉपिक पे आपको लिखना है जो आपका 5 मार्क्स का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है आपका कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 60 शब्दों में, जो आपका 3 मार्क्स से क्वेश्चन है। ये भी फर्स्ट में पूछा गया है कि नाटक लिखते समय मंचन की दृष्टि में किन किन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेकंड है खा कि संवाद नाटक के प्राण होते हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। गा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कविता के प्रमुख घटकों और उन्हें सीखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसके बाद आपका खंड गा आता है जो अंतराभाग 2 और अंतराभाग 2 पाठ्यक्रम की पुस्तक के आधार पर है, अंतराल और अंतरा। अब इसमें प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है जो आपका 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसमें आपका ये कविता दे रखी है। ठीक है, इस कविता को पढ़ के आपको क्या करना है, इनके आंसर देने हैं। इस कविता से पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कवि के द्वारा स्वयं को भाग्यहीन कहने का कारण नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, वो आपको इसमें से सही ऑप्शन पे बताना है पढ़ के। सेकंड है कि प्रस्तुत पंक्ति का मूल भाव क्या है, करुणा, वात्सल्य, शांत या भय। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको सही विकल्प चिन्ह लगाना है। कथन में लिखा है कि कवि अपने कवि कर्म पर ब्रजपात होने की कामना कर रहा है। कारण है कि कवि कर्म में लीन होने के कारण ही वे पितृ धर्म का पालन नहीं कर सका। तो क्या कथन और कारण सही है या इसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो आपको इसके आंसर देना, इसको पढ़ के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि कवि अपने सभी कार्यों के भ्रष्ट होने की तुलना में किससे कर रहा है, कि सारे काम उसके भ्रष्ट हो रहे हैं तो उसको किससे कंपेयर कर रहा है। अतिशय बारिश में नष्ट हो चुके कमलों से, या सर्दी के प्रकोप से खराब हो चुके कमलों से, या वज्रपात होने के खराब हो चुके कमलों से, या सर्दी के प्रकोप से नष्ट हो चुकी फसलों से। इसके बाद 5th क्वेश्चन है आपको उपयुक्त काव्यांश के आधार पर एक श्लोक संतप्त पिता किन मनोभावों से घिरा हुआ दिखता है। तो आपको 3 पढ़ना है कि वह अपने सभी अच्छे कर्मों की पुत्री के लिए अर्पित कर रहा है, या कवि कर्म पर वज्रपात हो ऐसी कामना कर रहा है, या दुख की इस घड़ी में धर्म अधर्म का अंतर भूल जाना चाहता है। तो जो आपको इसमें सही लगे आप उसको सही आंसर देना है विकल्प से। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 8वां कि काव्य खंड पर आधारित प्रश्न दे रखें और 3 प्रश्न में से कोई 2 के उत्तर लिखने हैं जो आपके 40 शब्दों में हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि देवसेना के जीवन संघर्ष को अपने शब्दों में लिखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है कि जायसी की नायिका नागमती की कौन सी चारित्रिक विशेषता उभर कर आती है, पठित पदों के आधार पर इसका आंसर देना है। तीसरा है ये दीप अकेला व्यष्टि समष्टि के अंतर संबंध का काव्य है, इसको स्पष्ट करना है। इसी बार क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित काव्यांश में से किसी एक सप्तरंग की व्याख्या करनी है। ठीक है, 2 दे रखे हैं तो इसकी आपको क्या करनी है, इसकी व्याख्या करनी है। एक ये है, दूसरा आपको ये दिया हुआ है। फर्स्ट काव्यांश में आपको लिखा हुआ है कि भूपति मरद प्रेम पनु राखी, जन्नी कुमती जगतु सबु साखी, देखी न जाही पिकल महतारी, जरही दुसहु जरमपुर नर नारी, मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समूची सयु असब सूला, सोनी बन गवनु किनहु रदुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिए साथा।
बिन पानहीन पाया देही पाए, सकुरु साकी रहू यही ताहे। बहुरु निहारी निशा सनेहू, कुलसी कठिन और पहु न बेहू। आज सबु अखिनन देखु आई, जियत जीव जड़ सबई सहाय। जिनहि निरखी मर्ग सापनी बीछी, तजहि विषम विषु तापस तीछी। तेई रघुनंदन लखनु सी अनिहित लागी, जाही तासु तन्य तजी दुसोही दुख देई सवाई। तो इसका अभ्यांश क्या करना है आपको, इसका अर्थ आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड का अभ्यांश आपके देखा है कि दे रखा है, मैंने देखा एक बूंद सहासा, उछली सागर के झाग से रंग कई क्षण भर। ढलते सूरज की आँख से मुझको दिख गया, तूने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अनौप। अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। तो आपको इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, दोनों में से जो आपको अर्थ करने हैं एक। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां दे रखा है आपका, एक पथित गद्यांश है, इसको पढ़ के आपको करने हैं नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने की। प्रशिक्षण से क्या आशय है? एक स्थान पर नाचना, परिक्रमा करना, पराक्रम दिखाना या रूप परिवर्तन करना। सेकंड है कि लेखक को किस में अपनी माँ की झलक दिखाई पड़ती है? गांधी जी में, भिक्षुक में, कस्तूरबा गांधी में या आश्रमवासी में। गद्यांश में जो गांग है इसका क्या अर्थ है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र, जादुई छड़ी या गांधी जी की लाठी या सेवाग्राम का घंटाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट की प्रशिक्षणा का पथ लगभग कितना लंबा है? मील भर, 5 किलोमीटर, कोस भर या कुछ मीटर। जब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको एक कथन और कारण दे रखा है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। कथन में लिखा है कि भिक्षु की प्रदक्षिण गांधी जी को प्रणाम करने के बाद ही समाप्त होती थी। कारण बताया इसका कि वे गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित था तथा उसके मन में उनकी प्रति आदर भाव भी था। तो क्या दोनों सही है? तो इसको पढ़ के आपको इनका आंसर देने। इसके प्रश्न नंबर 11 की गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको क्या करने हैं? उत्तर देने हैं, जो आपको 40 शब्दों में देने हैं और ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन है प्रत्येक। तो इसका का क्वेश्चन पूछा है कि हरगोबिंद एक संवेदीय था पर उसने अपना काम पूरा नहीं किया। संवेदीय कहानी के आधार पर लिखिए कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि लेखक का सेवाग्राम जाने के पीछे क्या औचित्य था? क्या वो था लक्ष्य? गांधी जी, नेहरू, यशस्वी, आराफत पाठ के आधार पर आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट गा पूछा है कि प्रेम धन के व्यक्तित्व की सामंती प्रवृत्तियों को उदाहरण सामने रखिए, उदाहरण के साथ इसको लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको गद्यांश दे रखा है और आपको क्या करना है? इसकी पढ़ के इनको व्याख्या करनी है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं 100 शब्दों में, जो आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट में आपसे पूछा है कि गांव में ऋतु परिवर्तन और अधिक स्पष्ट रूप से पहचाना जाता है ऋतु परिवर्तन को, लेकिन बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर शोधन इस कारण की पुष्टि कीजिए, इस कथन की। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि भैरव की बहुरिया सुभागी पर जगधर नजर भी रखता था। क्या आज भी जगधर जैसे लोग हमारे आसपास मौजूद हैं? ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आज हमने कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, उसको स्पष्ट कीजिए। इसी बार गा है कि सूरदास में सरलता भी है और व्यवहारिक चतुराई भी है। सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर इस कथन की व्यक्ति इस दृष्टि से उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट पेपर, जिसमें आपके टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस पैटर्न में आपका एग्ज़ाम पेपर आएगा। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।